हेलो एवरीवन। सो लेट्स बिगिन। आज हम फॉर्जिंग की बात करेंगे। ये आपका यूनिट 1 के अंदर आता है। सब्जेक्ट कोड ME 302 के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझेंगे क्या है। ठीक है। अब देखिए, फॉर्जिंग एक फिनोमेना है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे मेटल को हम डिफॉर्म करते हैं। देखिए, मेटल मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग मटेरियल, बिकॉज मेटल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी होती है या मैलेबिलिटी होती है। वही मेटल्स आप इसमें यूज कर पाते हैं, बिकॉज फटीग और जो बाकी तरह के स्ट्रेसेस हैं सब जनरेट इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी पिक्चर में आती है। इलास्टिसिटी पिक्चर में आएगी, प्लास्टिसिटी पिक्चर में आएगी। और इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनोमेना। ठीक है, मेटल आपका जो होगा इट विल गेट elongated, it will be compressed. So the main thing is you cannot do forging on every material. For doing forging, you need specific qualities of a material. Only then you can go for forging. So this is let's see basic introduction. ठीक है, तो फॉर्जिंग वहाँ कर पाएंगे आप जहाँ पे मेटल आपका डक्टाइल हो, मैलेबल हो। वो जब उसके ऊपर लोड पड़े तो वो डिफॉर्म होए, ब्रेक ना हो। ठीक है, एक लिमिट तक डिफॉर्म होए, उसके बाद ब्रेक हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आप उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्रॉस करेंगे। बट अगर आप उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वहां तक अगर आप वर्क करते हैं तो वो सिर्फ डिफॉर्म हुए। लेकिन जो डिफॉर्मेशन होगा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, इट विल नॉट बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में होता क्या है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आता है। बट वी डोंट वांट दिस इन फॉर्जिंग, वी विल गो फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो लेट्स बिगिन। दिस इज द वेरी बेसिक मींस forging है क्या। forging is a working of metal into a useful shape by hammering or pressing। तो इसमें हैमर आप कर सकते हैं। हैमरिंग में क्या होगा, रिपीटेटिवली आप बार 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 उसको हथौड़ा की मदद से मारेंगे। हथौड़ा हो सकता है, हैमर हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप चला सकते हैं, मैकेनिकल मींस की मदद से चला सकते हैं, या फिर हैंड से भी आप चला सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वर्क पीस। द ओल्डेस्ट ऑफ मेटल वर्किंग आर्ट्स प्रिमिटिव ब्लैकस्मिथ। सबसे पुरानी मेटल आर्ट्स के अंदर इनको माना जाता है। ठीक है, और आजकल जो हो रहा है वो मशीनरी इसके अंदर आ चुकी है। पहले हाथों से होता था, मशीन से हो रहा है। ठीक है, तो अब फॉर्जिंग से आप बहुत डिफरेंट तरह के पार्ट्स बना सकते हैं, और जिस तरह से बोल्ट बना सकते हैं, आप टरबाइन के रोटर्स भी इससे बना सकते हैं। मोस्ट फॉर्जिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट हॉट, ऑल दो सर्टेन मेटल्स में भी कूल फॉर्ज्ड। देखिए, इसके अंदर दो चीज बात हुई है। एक तो हॉट फॉर्जिंग की बात की है इन्होंने, और एक कूल फॉर्जिंग की बात की है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि what is the basic difference between hot forging and cold forging, because we need to understand this thing, because बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आप बिलेट को ज़्यादा हीट नहीं करते हैं, डायरेक्टली आप उसको एक पर्टिकुलर शेप के अंदर डिज़ाइन कर देते हैं। सो द मेन डिफरेंस इज, फॉर एग्जांपल, किसी भी मटेरियल का, किसी भी मेटल का एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम स्टील की बात करें तो उसका जो टेम्परेचर होता है आयरन और स्टील का जो होता है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, so at this temperature the grains which has been adjusted in your particular geometry starts changing their shape and size। आप 723 से ऊपर हीट करेंगे तो उसका शेप चेंज होने लग जाएगा, उसकी साइज चेंज होने लग जाएगी। ठीक है, सो ऐसा टेम्परेचर जहाँ रिक्रिस्टल मीन्स, री मतलब दोबारा, क्रिस्टल मतलब शेप और साइज ऑफ क्रिस्टल्स का, दोबारा रिक्रिस्टलाइजेशन होने लग जाए, नया शेप और नया साइज बनने लग जाए जिस तापमान पे, उस तापमान को हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। तो और कोई भी फॉर्जिंग अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होती है तो दैट इज नोन एज हॉट फॉर्जिंग। ठीक है, और कोई भी फॉर्जिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होगी तो इट विल बी नोन एज कूल फॉर्जिंग। रूम टेम्परेचर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे 723 डिग्री से जितनी भी नीचे फॉर्जिंग्स होंगी आपकी सारी वो कूल फॉर्जिंग के अंदर कैटेगराइज होंगी। So I think this the basic definition between cold forging and hot forging is pretty clear। अब एक सवाल ये आता है दिमाग में कि why forging is done, because ये जो प्रोसेस है it is very expensive प्रोसेस है। बड़े बड़े आपको सेटअप्स करने पड़ते हैं, बड़ी मशीनरी आपको लगानी पड़ती है, तो फिर हम फॉर्जिंग के लिए क्यों जा रहे हैं। why we are not going for molding। हम साँचा बनाएं, उसके अंदर हम बोल्ट का साँचा बना सकते हैं, अब उसको मेटल को पोर करें, बन जाएगा, निकाल लेंगे।
बट वाई वी आर गोइंग फॉर दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि फॉर्जिंग के बाद आपको फिनिशिंग भी करनी पड़ती है, तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आप फॉर्जिंग करेंगे, आप मेटल फ्लो को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द फिनिशिंग। सो वाई वी आर गोइंग फॉर दिस प्रोसेस, वाई वी डोंट गो फॉर वेरी सिंपल, आप मेटल कटिंग की तरफ जा सकते हैं, डायरेक्ट आप मशीन लेथ पे रखें, उसको डिजाइन कर दे, काट दे। The main reason, the utmost reason is that we'll do forging for the products where we need strength। देखिए, जहाँ पे हमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होगी, बहुत मजबूती चाहिए होगी, वहां पे हम फॉर्जिंग के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जब फॉर्ज करते हैं, आप रिपीटेटिवली हैमर करते हैं, तो ग्रेन्स जो होते हैं आपके कॉम्पैक्ट शेप और साइज के अंदर पैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। जब ज्यादा क्लोज आएंगे, ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, ज्यादा डेंसिटी उनकी होगी, तो उनकी स्ट्रेंथ भी उसके प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। इसलिए जैसे अगर आप ग्रेन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो अगर आप कास्ट किसी चीज, किसी ब्लेड को, अगर जैसे आप रोटर की ब्लेड की बात करते हैं, उसको अगर हमने कास्टिंग से बनाया है और वही ब्लेड हमने फॉर्जिंग से बनाई है, तो आप देखेंगे डिफरेंस, देयर विल बी डिफरेंस इन स्ट्रेंथ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज जो फटीग लिमिट है, जो क्रीप है, वो जो मेटल फॉर्जिंग से बना हुआ है, जो रोटर की ब्लेड फॉर्जिंग से बनी हुई है, उसकी जो फटीग स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा होगी, और क्रीप फेलियर होंगे होने की चांसेस भी उसके अंदर काफी कम होगी। क्यों? जस्ट बिकॉज द वे द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉर्जिंग, और उसका वेट भी ज्यादा होगा, उसका वेट कम होगा, और मेटल का जो जो ग्रेन्स का स्ट्रक्चर है, जो ग्रेन्स का फ्लो है, दैट विल बी प्रॉपर इन फॉर्ज पार्ट। सो आई थिंक अप टू दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर, हम फॉर्जिंग क्यों करते हैं। और सो ठीक है, यहाँ तक हमें पता लग गया है कि हम फॉर्जिंग क्यों कर रहे हैं। So I'll add just one more point in this video. So I just want to show you this image. Just see this image. आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेन का जो फ्लो है वो किस तरह से है। तो जो A वाला जो अपना है डायग्राम, वो कास्टिंग से बना हुआ है, B वाला मशीनिंग से बना हुआ है, और C वाला आपका फॉर्जिंग से बना हुआ है। तो एक चीज इसमें आप देखेंगे, जो आपका कास्टिंग से बना हुआ है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो आपका मशीनिंग से बना है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, पैरेलल है, या आप बोल सकते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन फॉर्जिंग के अंदर आप अगर देखेंगे तो इसका जो ग्रेन का फ्लो है वो सर्कुलर है, एजेस के ऊपर वो कर्व हो रहा है, ठीक है, ग्रेन्स का जो फ्लो है वो एजेस पे कर्व हो रहा है। तो ये जो बेसिक जो डिफरेंस है, ठीक है, इससे क्या होगा, नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है, अगर स्ट्रेस इंड्यूस होता है तो स्ट्रेस लाइंस किस तरह से बनेंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रेस लाइंस है, ये फॉज पार्ट का आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रही है, और कंसंट्रेट नहीं हो रही है, स्ट्रेस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ग्रेन का जो फ्लो है, जो ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत हद तक डिफाइन करता है कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। अगर आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो स्ट्रेस का जो प्रोपोगेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगी, जब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएगी तो वहां से फेलियर होने की चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी। तो फॉर्जिंग का यही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। ग्रेन का स्ट्रक्चर और ग्रेन स्ट्रेस का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह स्ट्रेस लाइंस बनती हैं, जिस तरह स्ट्रेस लाइन जनरेट होती हैं, वो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब वो कहीं जाके कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है, वो फ्लो हो पाती है प्रॉपर तरीके से। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस की वजह से उसकी लाइफ ज़्यादा बड़ी होती है, उसमें फेल के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए हम फॉर्जिंग वाला प्रोसेस वहाँ यूज़ करते हैं हमें, जहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइफ, जहाँ साइक्लिक लोडिंग हमें चाहिए होती है, रिपीटेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ फटीग फेलियर की चांसेस है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो डिपेंड करती है, जिसके ऊपर डिपेंड करती है कई लोगों की लाइफ, जैसे एयरप्लेन्स होते हैं, उनके टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं, वो अगर ऐसे मटेरियल से हमने बना दिए, ऐसे प्रोसेस से बना दी जिसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो इट विल बी वेरी it might be very dangerous for the people sitting in an aeroplane. So I think up to this point, this topic is pretty clear. So thank you, students, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.